हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्रिजनर के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि फाइनली एम्परर जियांगजांग उस घुसपैठियों को पकड़ने में कामयाब रहे और फिर जियांग फेंगमियांग के कहने पर उन्हें उसी घुसपैठिए के साथ द्वंद्व करना पड़ा, जिसके अंत में ये फैसला हुआ कि महाराज जियांगजान को घुसपैठिए सॉन्ग इबो के साथ शादी करनी पड़ेगी। पर जैसे ही घुसपैठिए का नाम महाराज जियांगजान ने सुना, वैसे ही उन्हें कुछ पुराने फ्लैशबैक्स याद आने लगे। वो छोटा 3 साल का बच्चा जो उन्हें गग गग करते हुए उनके पीछे पीछे घूमता था, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते हुए भी हर पल मुस्कुराता रहता था, जिसे शायद ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा बचेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी जितना समय उसके पास था वो हमेशा खुश रहा करता था। जियांगजान के साथ उसका एक अलग ही कनेक्शन बन गया था। उस वक्त तो जियांगजान को पता नहीं था कि इस रिश्ते को क्या कहते हैं, पर जैसे ही सोंगिबो वहाँ से चला गया, जियांगजान ने एक प्रतिज्ञा ले ली। उस प्रतिज्ञा के शब्द आज भी उसे याद आ रहे थे। मैं जियांगजान प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 5 कॉन्टिनेंट को एक करूँगा। जियांगजान शादी के लिए तैयार होते हुए यही सब बातें सोच रहा था। हाँ, जैसा कि जियांग फेंगमियान ने कहा, जियांगजान को अगले ही दिन सोंगिबो से शादी करनी थी। हाँ, उन्होंने उसे कहा भी था कि उसके पेरेंट्स को बुलवा ले, पर सोंगिबो ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके महल में उसके अलावा कोई नहीं है। तो उसने अपने एक कज़न ब्रदर को अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, मतलब राजमहल की, राजकुमार की सारी जिम्मेदारियाँ सौंपी और वो एडवेंचर करने के लिए निकला, जिनमें से उसका एक एडवेंचर ये भी था कि वो दुनिया के सारे बेहतरीन ट्रेजर्स को ढूंढना चाहता है। जब जियांग परिवार को सोंगिबो के बारे में पता चला, वैसे ही उनका वो सारा गुस्सा और जो भी कुछ ग्रज था वो सब कुछ निकल गया, क्योंकि सोंगिबो ही जियांगजान का डेस्टिनेट पार्टनर था। तो उन दोनों की शादी तो करनी ही थी और सोंगिबो की तरफ से कोई भी नहीं आने वाला था। इसलिए बस अगले ही दिन उनको शादी के लिए प्रिपेयर करा गया। इधर सोंगिबो, जिसे अच्छे से नहलाया गया, इवन वो हर किसी से कह रहा था कि उसे ऐसे वस्त्र चाहिए, ऐसा हेडगियर चाहिए, ऐसे गहने चाहिए और सब कुछ। दूसरी तरफ जियांगजान चुपचाप आईने में खुद को देख रहा था। आज कितने समय बाद उसने कोई दूसरा रंग पहना हुआ था, वरना वो तो हमेशा या तो सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र पहनता है, ताकि उसे हमेशा एहसास हो कि वो अपने माँ बाबा के साथ है। जैसे काले वस्त्र उसके बाबा पहनते हैं या सफ़ेद उसके माँ पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जियांगजान हमेशा सफ़ेद या काले वस्त्रों में ही रहता है। लेकिन आज उसने पूरे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत बाल बनाए हुए हैं। आधे बाल उसने सर के पीछे टाई कर रखे हैं, आधे खुले छोड़ रखे हैं, जो कि उसके पैरों तक पहुंचते हैं। बड़े ही लंबे बाल है उसके। देखा जाए तो ऐसे बाल ब्राइड के होने चाहिए, पर उसकी ब्राइड कल्टीवेशन वर्ड से है ही नहीं, तो उसके बाल तो उसके कंधे तक ही आते हैं मुश्किल से। यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में जहाँ जिसके जितने लंबे बाल है उसे उतना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और ये एक सरासर अंधविश्वास है। ये सच जियांगजान को बस कल ही पता चला था, क्योंकि सोंगिबो, जिसके बाल बस कंधे तक ही लंबे हैं, उसने जियांगजान को बराबरी की टक्कर दी थी, या यूँ कहो एक पल में हराया था। हाँ, जियांगजान उसे अगर दोबारा से चैलेंज करता तो हरा सकता था, लेकिन बस उसी पल में जियांग फेमिया, मैडम यू दोनों ने भी इबो को विनर डिक्लेयर कर दिया, जिस वजह से अभी वो ये इतना ज़्यादा सच सवर रहा है। उसे वैसे तो इस शादी से कुछ ज़्यादा उम्मीदें है नहीं, क्योंकि इबो दूसरी दुनिया का है। पता नहीं उसे इस दुनिया के बारे में सही से कुछ पता भी होगा या नहीं। एटिकेट्स वगैरह तो मालूम होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जियांगजान को उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा, जैसे कि बचपन में वो उसे सब कुछ सिखा रहा था, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बता रहा था। शायद से उसे अब भी वैसे ही सब कुछ बताना पड़ेगा।
मतलब जियांग को अभी तो नहीं लग रहा था कि उनकी वेडिंग प्रॉपरली हो जाएगी या फिर उनकी मैरिड लाइफ शुरू हो जाएगी। वो बस अपने दादा दादी का मन रखने के लिए ये शादी कर रहा था, पर डीप डाउन उसे पता था कि उसे ईबो को बिल्कुल एक बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा। उसे सारे तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए कि जियांग मतलब एम्परर की क्वीन ऐसी कैसी है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है। वो बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह या यूँ कहो जंगली जानवर की तरह रहता है। जहान को तो अलग अलग सिनारियोज अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे कि पूरा दरबार चल रहा है और उसके बीच में ईबो कोई लुकाट खाता हुआ बस आ रहा है, लोगों के बीच में घूम रहा है, अपने कंधे पर तलवार पकड़ी हुई है और वो लोगों के साथ मजाक कर रहा है या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर कहीं ना कोई शरारत कर रहा है, कहीं मटकियाँ तोड़ रहा है, कहीं बाजार से सामान छीन रहा है या फिर बस खेल रहा है, कूद रहा है। और ये सब जियांग को संभालना पड़ रहा है। मतलब वापस वो अपने मिनिस्टर्स को ले जाकर वहाँ उन लोगों की भरपाई करेगा या फिर राज दरबार में जो भी ईबो मजाक वगैरह करता रहेगा उसके बाद जियांग को वहाँ पर जाकर वो सारी चीज़ें सही करनी पड़ेगी या फिर दरबारियों के सामने खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। जियांग को अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि ईबो कुछ ऐसा ही लग रहा था, एरोगेंट, जिसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ना अपने बड़ों की कदर है ना छोटों की। वो तो बस अपने ताकत के अपने आज़ाद ख्यालों में गुम सा लगता है। इंसान को इस सब से डील करना पड़ेगा और इसके लिए उसे बहुत ही पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ये सब वो जानता था और यही सब सोचते हुए वो शादी के लिए तैयार हो रहा था। कितनी ही सेविकाएं उसके बाल बना रही थी, उसके कपड़े ठीक कर रही थी, कोई बेल्ट बांध रहा था, कोई उसकी हेडपिन लगा रहा था, कितना सब कुछ कर रहे थे। जान बिल्कुल आराम से तैयार हो रहा था, यहाँ तक कि वो लड़कियाँ उसके कंधे तक भी नहीं पहुँच रही। हेडपिन बढ़ाने के लिए तो हमेशा दासी को एक छोटे से स्टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो जहान के सर तक पहुँच सके, लेकिन जहान के लिए ये रोज़ की बात है, बिल्कुल आम बात है और कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी है ताकि जब भी जहान बिल्कुल अपराइट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो तब कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। तो ये उसके लिए फ़ायदे की ही बात होगी क्योंकि सामने वाला हमेशा ही झुककर बात करता है, जहान के सामने खुद को छोटा महसूस करता है। खैर, उसकी ब्राइड भी यही महसूस करे, यही दुआ करते हुए बस जहान तैयार हो गया और फिर शादी के लिए चला गया। शादी बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब बहुत ही जश्न भरा या फिर यूँ कहो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं थी जहाँ पर सब लोगों को आमंत्रित किया गया। बस एंसेस्टर हॉल में जान और ईबो को उनके पूर्वजों को प्रे करना था और फिर हेवन और अर्थ को प्रे करके एक दूसरे को प्रे करना था। बस हो गई शादी। इतनी ही शादी उन्होंने अभी के लिए तो अरेंज की थी। वैसे सभी को यही लगता था कि जान और ईबो को अपनी मैरिड लाइफ जीने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए जब तक जियांग वूशान और लानवांगशी अपने ट्रिप से वापस आते हैं तब तक ये दोनों ऐसे ही रूममेट्स की तरह रहेंगे, जिसके बाद उन दोनों की असल में एक बड़ी शादी करके फिर उन दोनों को मैरिड लाइफ में भेजा जाएगा। यही सबकी सोच थी, यहाँ तक कि जान की भी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईबो किस तरह का पटाखा है जो अपनी लाइफ की पहली शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा था और इतने नखरे कर रहा था। सेंटेड ऑयल्स यही चाहिए, इसी तरह से चाहिए, कपड़े यही चाहिए, हेडगियर ये बनाऊंगा, मुझे बाल लंबे चाहिए थे लेकिन नहीं है, अब क्या करे। तो जितने बाल है उसकी ऐसी पोनीटेल बना दो, उसमें ये वाला हेयर पिन लगा दो। अच्छा, ये हेयर पिन बड़ा हो रहा है तो कोई नहीं, कोई तो जुगाड़ करो, लेकिन मुझे यही वाला हेयर पिन चाहिए, मुझे ऐसे ही बालों के हेयर स्टाइल चाहिए, मुझे यही वाले रोब्स चाहिए। अरे, इसमें तो सिल्क का काम कम लग रहा है, नहीं, मुझे गोल्डन थ्रेड्स वाले सिल्क रोब चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। इतने सारे ईबो के नखरे थे और सभी लोग बस उसकी जी हुजरी करने में लगे हुए थे। पर ईबो के सामने जब 7 से 8 ब्राइडल रोब लाकर रखे गए तब भी ईबो ने उसमें से एक भी चूज़ नहीं किया।
तब ये बात मैडम यू तक पहुंच गई और मैडम यू फाइनली ईवो के सामने आ गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है ईवो, तुम्हें इनमें से कोई भी पोशाक पसंद नहीं आई? ईवो ने कहा, हाँ देखिए तो, ये ये सिर्फ एक ही रंग का है, इसमें कुछ भी नहीं है। माना कि ये फाइनेस्ट सिल्क का है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। इसमें देखिए ये एम्ब्रॉयडरी, ये मुझे पसंद नहीं आई। ऐसे करते करते उसने सारे रोब्स को रिजेक्ट कर दिया। अब मैडम यू हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए जो लाई हूँ, क्या तुम्हें वो पसंद आएगा? कहते हुए उन्होंने 2 रोब्स ईवो के सामने रखे। ईवो ने उन दोनों रोब्स की तरफ बारीकी से देखते हुए कहा, ओह अच्छा, ऐसा लगता है इसमें से एक को ना बहुत जल्दी जल्दी तैयार किया गया है। पर ये दूसरा देखिए, ये कितना प्रिटी है, जैसे लोगों ने इसे महीनों तक बैठकर अपने हाथों से बनाया हुआ है। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, इसे बनाने के लिए 4 साल का वक्त लगा था। 4 साल! ईबो ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। मैडम ने कहा, हाँ, ये मेरी शादी का रोब है, जिसे मैंने अपनी शादी में पहना हुआ था और उसके बाद इसे बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ है। और ये दूसरा जो तुम देख रहे हो, ये वांगची के रोब्स है जो उसने अपनी शादी में पहने हुए थे। और हाँ, सच कहा, इसे जल्दी जल्दी में ही बनाया गया था, फिर भी ये इतना खूबसूरत बना है। पर मेरे रोब्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पिछले 50 सालों में इससे बेहतर और कोई मैरिज रोब्स नहीं बने। वैसे क्या तुम ऐसे किसी और के रोब्स पहनने के लिए तैयार हो, खासकर लड़की वाले रोब्स? ईबो ने कहा, देखा जाए तो मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये लड़का और लड़की समझ नहीं आते। हमारी दुनिया में लड़कियां ऐसे अलग से कपड़े पहनती है और लड़के देखो ऐसे पैंट वाले कपड़े पहनते हैं जैसे मैं पहन कर आया था। तो यहाँ पर तो सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ईबो मैडम यू से कह रहा था। और मैडम यू मुस्कुराते हुए उसकी सारी चुलबुलाहट सुन रही थी और उसे प्रेज़ भी कर रही थी, क्योंकि आज ईबो ने जो हेयर स्टाइल बनाया था उसमें वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से वो ज़िद कर रहा था कि वो वांगची की तरह हेड बैंड भी पहनेगा। तो मैडम ने उसे समझाया कि ये लान ग्लान का हेड बैंड है, ये तुम नहीं पहन सकते, यहाँ तक कि जान भी नहीं पहनता, तो तुम कैसे पहन सकते हो? ईवो ने कहा, फिर तो देखिए ना, मेरे सारे के सारे बाल पीछे बांध दिए हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे थोड़े थोड़े बाल सामने आए। इस बात पर मैडम ने उसके सर पर हाथ फिराया तो ईवो के बाल अपने आप ही उसके उस हाई पोनीटेल से निकलने लगे। मैडम ने कहा, देखा, तुम्हारे बाल तो सही से बंधे ही नहीं है, इन्हें तो ज़बरदस्ती पीछे कर दिया गया था। क्यों ना मैं सामने वाले बाल तुम्हारे माथे पर ले आऊँ, ये बिल्कुल सही है, ईबो ने कहा। फिर मैडम यू ने वहाँ की सेविकाओं को आदेश दे दिए कि जैसे ईबो को चाहिए बिल्कुल वैसे ही उसकी हेयर स्टाइल बननी चाहिए। फिर क्या था, लोग फिर से काम पर लग गए। फिर वो कुछ कुछ पाउडर्स ईबो के सामने रखते हुए बोले, अब आपका मेकअप करना है। ईबो ने उनमें से सफ़ेद पाउडर को देखते हुए कहा, क्या मुझे ये लगाना है? उन लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उनमें कुछ काले रंग के पाउडर थे, कुछ लाल रंग के पाउडर थे और कुछ सफ़ेद रंग के पाउडर थे। ईबो ने कहा, ये भी कोई मेकअप है? रुको, मैं तुम्हें मेकअप दिखाता हूँ। कहते हुए उसने एक जो पोटली अपने साथ लाई हुई थी उनमें से कुछ छोटी छोटी डिब्बियाँ बाहर निकाली। उसने कहा, इससे कहते हैं मेकअप। फिर वो उन लड़कियों को वह सारी चीज़ें दिखाने लगा। हाँ, उसके पास भी ऐसी ही कुछ डिब्बियाँ थी, पर उनके कलर्स अलग थे। उनमें से कुछ कुछ चमकीली भी थी। वहाँ की सारी सेविकाएं चौंक कर ईबो की तरफ देख रही थी और ईबो अपना मेकअप किए जा रहा था। उसने उन लड़कियों के सामने बिल्कुल नखरे करते हुए आईने में देखते हुए अपनी आंखों पर कुछ चीज़ें लगाई, अपने गाल पर कुछ चीज़ें लगाई और पूरे के पूरे होंठ रंग दिए। जबकि वो सारी लड़कियां तो ऊपर वाले होंठ पर एक निशान बनाती थी और नीचे वाले होंठ पर एक गोल बनाती थी, जिससे वो कुछ हार्ट शेप सा लगे। लेकिन ईवो को ये सब बिल्कुल भूतनियों जैसे लग रही थी। उसने अपना खुद का मेकअप किया और मैडम यू से कहा, कैसे लग रहा हूँ मैं? मैडम यू ने कहा, बहुत ही खूबसूरत। वैसे उन्होंने इस तरह की खूबसूरती पहले तो नहीं देखी थी। वांगची
पहले से ही खूबसूरत था, वो किसी भी तरह का मेकअप अप्लाई नहीं करता था। लेकिन ये ईबो है, इसे वांगजी से कंपेयर करना बहुत ही गलत बात होगी। हालांकि दोनों की शक्ल काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, पर ईबो बहुत ही ज़्यादा नखरीला है, बहुत ही ज़्यादा नटखट है, तो उसकी और वांगजी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। खैर, आगे जो कुछ भी होगा वो जहान देख लेगा। मैडम यू ने ईबो से कहा, चलो अब देर हो रही है, शादी का समय हो गया है। ठीक है, ईबो ने कहा, और उसने एक आखिरी बार आईने में देखकर कहा, काश मेरे पास मेरा सेल फोन होता। कैसा फ़ोन? मैडम यू ने पूछा। ईबो ने कहा, सेल फोन, उससे फ़ोटो ली जाती है। फ़ोटो? मैडम यू सोचने लगी। ईबो ने कहा, जाने दीजिए, वो यहाँ पर नहीं होगा। जैसे आप तस्वीरें बनाते हो वैसे ही वो एक मशीन होती है जिससे हम यादें ताज़ा करके रख सकते हैं, वैसे उससे चित्र बन जाता है एक तरह से। ईबो बताने लगा तो मैडम यू ने कहा, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में एक सुनहरा सा यंत्र लिया और फिर ईबो को कहा, ज़रा इसमें देखकर मुस्कुराओ। ईबो भी मुस्कुराया और फिर मैडम यू ने जादू से कुछ ऐसा किया कि उस यंत्र से सच में एक पेंटिंग बाहर निकली। ईबो ने कहा, वाह, आपके यहाँ पे तो कुछ अजीब ही यंत्र मिलते हैं। मैडम यू ने कहा, हाँ, ये इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में इकलौता यंत्र है, और हाँ, इस दिन में बस 3 ही बार ऐसी तस्वीरें बनाई जा सकती है। ईबो ने कहा, ओह अच्छा, तो चलिए, अब हमें शादी में देर हो रही है, तो चलिए शादी के लिए निकलते हैं। मैडम यू ने कहा, चलो। अब ईबो आगे आगे चलने लगा और उसकी सारी सेविकाएं उसके पीछे पीछे चलने लगी, दोनों तरफ 2 कतारें बनाकर। ईबो ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? तो मैडम यू ने कहा, ये सब तुम्हारी दासियां हैं, तुम्हारे साथ चलेंगी। ईबो ने कहा, ओह अच्छा, तो ये ऐसे लाइंस में क्यों चल रही है? मैडम यू ने कहा, ऐसे ही तो चलना चाहिए। तो ईबो ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रुकिए, आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। उसने मैडम यू को एक जगह पर खड़ा कर दिया और फिर अपने दासियों को रैंडमली कुछ ऐसा खड़ा कर दिया कि सभी लोग पूरा का पूरा वो जो रास्ता है वो ब्लॉक करके चल रही थी। मतलब ऐसे रैंडमली खड़े थे जैसे कोई ठगों की टोली आ रही हो, या फिर यूँ कहे गुंडों की टोली आ रही हो। ईबो बिल्कुल स्वैग में मैडम यू का हाथ अपने हाथ में लिए आगे आगे चलने लगा और उसकी सारी सेविकाएं धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी, बिल्कुल वो जैसे घोस्ट वॉक होती है बिल्कुल उसी तरह से। तो ईबो ने कहा, ऐसे चलते हैं क्या? रुको, मेरी तरह ऐसे बिल्कुल ज़मीन पर पैर जमा कर चलना, ऐसे लंबे लंबे स्टेप्स लेना, और हर स्टेप के साथ तुम्हें एक बार लेफ्ट देखना है, एक बार राइट देखना है, कभी आंख मारनी है, कभी अपने हाथ से ब्लो करना है। लड़कियां ईबो की सारी बातें सुन रही थी और कंफ्यूज हो रही थी। आज तक उनके लिए मैनर्स ही सब कुछ था, लेकिन उनकी क्वीन वो तो बिल्कुल एक अलग ही अजीब ही दुनिया से आई हुई है जो बस स्वैग चाहती है। और ईबो बिल्कुल वैसे ही स्वैग में मैडम यू को लेकर चल रहा था और मैडम यू भी उसके साथ साथ वैसे ही चल रही थी। तभी ईबो ने कहा, रुको, एक बात की कमी है। मैडम यू ने पूछा, क्या? ईबो ने कहा, गॉगल्स। मैडम यू ने कहा, अब ये क्या है? ईबो ने अपने पाउच में से गॉगल्स निकालकर मैडम यू को दिखाए और कहा, इसे कहते हैं गॉगल्स, पर देखिए ना, मेरे पास तो ब्लैक कलर के हैं, काश मेरे पास गोल्डन कलर के होते। मैडम यू ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहते हुए उन्होंने अपना हाथ घुमाया और ईबो के सामने गॉगल्स लाकर रख दिए, वो भी गोल्डन फ्रेम वाले। ईबो ने कहा, ये हुई ना बात। ये कहते हुए उसने तुरंत अपने गॉगल्स लगाए जो बिल्कुल रंग बिरंगे थे। हाँ, उनकी फ्रेम गोल्डन कलर की थी। उसने कहा, आपके लिए भी चाहिए? मैडम ने कहा, ठीक है। फिर उसने अपने सारी सेविकाओं के लिए भी एक एक गॉगल लिया और फिर सबको उसे पहनने के लिए कहा। यहाँ तक कि उसने सबको अपने जैसा मेकअप भी करने के लिए कहा था। अब कोई भी वो सफ़ेद कलर का पाउडर लगा के नहीं खड़ा था, बल्कि सब ने बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया था। सभी लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे कि बस देखते ही बन रहे थे। और उसी तरह से अब सब लोग बिल्कुल स्वैग में चलते हुए एंसेस्टर हॉल की तरफ जाने लगे।
यहाँ तक कि मैडम यू भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि वो उनसे कह रहा था, ग्रैनी आप इतनी खूबसूरत लग रही हो कि ग्रैंडपा आपको वापस से प्रपोज कर देंगे, देख लेना। मैडम यू को आधे से ज़्यादा ईबो की बातें समझ तो नहीं आ रही थी, बस वो इतना समझ गई कि ईबो उनकी तारीफ ही कर रहा है। खैर कल्टीवेटर्स आम लोगों से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, इसलिए मैडम यू को भी सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस उन्हें ईबो के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा। ये सोचकर वो ईबो को लेकर ईबो के साथ साथ बिल्कुल वैसे ही चलने लगी जैसे कि ईबो चल रहा था। पर कुछ आगे चलने के बाद ईबो अपने हाथों से ऐसे भयंकर भयंकर से इशारे इशारे करने लगा कि वो सब कुछ उन सारी लेडीज़ के लिए कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी वो कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि मैडम यू अपने स्टिक को घुमाकर अपने बगल में लेकर चल रही थी। वो सब कुछ बिल्कुल स्वैग में चलते हुए एंसेस्टर हॉल तक पहुँचे। यहाँ पर बाकी सारे भी जितने जेंट्स थे उन सब की बोलती बंद हो गई थी, आंखें बाहर आ गई थी, मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि इधर ब्राइडल की एंट्री जो हो रही थी वो बिल्कुल ही औसम थी। सभी लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और ऐसे चित्र विचित्र हाव भाव करते हुए आ रहे थे कि ये सब लोग भौचक्के होकर बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। खैर ये वो वहाँ पर पहुँच गया और पहुँचते ही सबसे पहले उसने जहन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जहन का आई एम हेयर, कैसा लग रहा हूँ मैं? जहन बिल्कुल शॉक में था। उसने कहा, अच्छे लग रहे हो। इबो ने कहा, ग्रैंडमा देखा, मेरा हबी भी कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। क्यों हूँ ना मैं ब्यूटीफुल? मैडम यू ने कहा, यो ब्रो तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये देखकर चांग फेमिया बस गोल गोल घूमने लगे, जिसे सोचंग ने जैसे तैसे संभाला और खड़ा किया ताकि अभी जान और ईबो की शादी बिल्कुल आराम से हो। इधर जान ने ईबो से कहा, ठीक है अभी शादी का समय हो गया है तो तुम शांत हो जाओ, सही से खड़े रहो। ईबो ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन बस शादी तक ही? हाँ। जान ने कहा, ठीक है बस शादी तक ही। जिसके बाद ईबो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे उसकी सारी टोली भी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई। उसके बाद उन्होंने पोज ले लिए अपने एंसेस्टर से, हेवन और अर्थ से, और फिर एक दूसरे से। ईवो ने कहा, शादी हो गई ना? जान ने कहा, हाँ हो गई। जिसके बाद ईवो कूद कर जान के गले लग गया और कहने लगा, ये आई एम मैरिड नाउ। जिसके साथ ही उसने अपने सारे जो सबॉर्डिनेट्स थे और मैडम यू थी उनकी तरफ इशारा किया और उन सभी लोगों ने अपने दोनों हाथों को बिल्कुल गन की तरह ऊपर किया और उनके हाथों से आतिशबाजियाँ चलने लगी। मतलब ये सारा आइडिया ईवो का था। वहाँ पर गाने बज रहे थे, वैसे नहीं जैसे धुन हमेशा कल्टीवेटर्स बजाया करते थे, आराम से धीमे से, कोई एक वाद्य से, ऐसे नहीं। वहाँ पर बड़े ज़ोर ज़ोर से कुछ तो बज रहा था और ईवो की तरफ से सारे लोग बस हल्ला करने में बिजी थे और इधर जान की तरफ के सारे लोग बस उन सभी लेडीज़ को देख रहे थे कि वो सब कर क्या रही है और क्यों कर रही है। पर कुछ देर में उन्हें समझ आया कि ये चीज़ बहुत मज़ेदार है, तो वो सब लोग भी ऐसे ही हंगामा करने लगे। अब तक तो सभी लोग एंसेस्टर हॉल से बाहर आ चुके थे। इधर जान देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो लिटरली नाच रहा था और उसके साथ में बाकी सारी लेडीज़ भी नाच रही थी और उन्हें देखकर जान की साइड के भी सारे लोग नाचने लगे थे। अपने अपने पैर बनाकर वो अपने अपने पार्टनर के पास जाकर बस नाच रहे थे, उन्हें कुछ खिला पिला रहे थे और फिर गोल गोल घूम रहे थे, नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जान बस खड़ा होकर देख रहा था उसकी सारी प्रजा को। उसकी क्वीन ने उसकी ज़िंदगी में पहला कदम रखा है और यहाँ पर सब कुछ बिगड़ गया है। डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी हो गई है, मैनर्स और एटिकेट्स तो भूल ही जाओ। उसने अपनी क्वीन की तरफ देखा जो ऊपर से सीटियाँ मारता हुआ उन्हीं सब लोगों को इनकरेज कर रहा था और सब लोग गाने बजाने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे। पर अचानक से वो गाना रुक गया। विभू ने कहा, अब इसे क्या हुआ? कहते हुए उसने टेबल से एक पतली सी चीज़ उठाई। जान क्यूरियोसिटी से उसी की तरफ देख रहा था और वो उस चीज़ को पीट पीट कर देख रहा था, पटक पटक कर देख रहा था कि वो चल क्यों नहीं रहा है। जान ने कहा, क्या बात है? इबो ने कहा,
मेरा आईपैड ये बंद हो गया, शायद इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। जहान ने कहा, तो इसे कैसे ठीक करते हैं? ईवो ने कहा, इसे चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन ये फ़ोन तो ख़राब हुआ। जहान ने कहा, अभी बहुत हो गया, हम बहुत देर से नाच रहे हैं। ईवो ने कहा, हम नहीं, हम सब नाच रहे हैं, आप बस खड़े थे। जहान ने कहा, तो? ईवो ने कहा, आपको इस शादी से खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहान ने कहा, ईवो ने कहा, तो आप एंजॉय क्यों नहीं कर रहे थे? जहान ने कहा, एंजॉय क्या होता है? ईवो ने कहा, ऐसे नाचना। जहान ने कहा, मुझे ये नहीं आता। ईवो ने कहा, कोई बात नहीं, क्या यहाँ पर कोई संगीत बजाता है? जहान ने कहा, हाँ बजाते हैं। ईवो ने कहा, तो उसे कहिए जल्दी से संगीत बजाना शुरू करे। जहान ने तुरंत इशारा किया और सोचेंग वहाँ पर संगीत बजाने वालों लोगों को लेकर आया और वो लोग बहुत ही सटल म्यूज़िक बजाने लगे, बहुत ही धीमा वाला। ईवो ने अपना सर घुमाते हुए कहा, इस पे तो नींद आ जाएगी, ऐसे म्यूज़िक कौन बजाता है? जहान ने कहा, क्यों, ऐसे म्यूज़िक पर डांस करना तुम्हें नहीं आता? ईवो ने कहा, नहीं। तो जहान ने कहा, तो चलो मैं सिखाता हूँ। ये कहते हुए वो ईवो को लेकर वही सब लोगों के बीच में चला गया और फिर वो ईवो के साथ नाचने लगा। ईवो को भी जहान के फुटस्टेप फॉलो करने में ज़्यादा देर नहीं लगी और कुछ ही देर में वो दोनों ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई मोर और मोरनी की जोड़ी नाच रही हो। दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और सभी लोग उन दोनों को प्रेज़ कर रहे थे। इधर जैसे ही वो धुन ख़त्म हुई, जहान ने ईवो की तरफ देखा। ईवो ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, एक्चुअल में कपल डांस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहान ने कहा, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें पसंद आएगा। ईवो ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आगे के सेलिब्रेशन का क्या? जहान ने कहा, सेलिब्रेशन, अब ये क्या होता है? ईवो ने कहा, मतलब और क्या हम कर सकते हैं और कौन सी मस्ती कर सकते हैं? जहान ने कहा, खाना हो गया है, तुम नाचना चाहते थे वो भी हो गया है, अब और क्या करना चाहते हो? ईवो ने कहा, और और कुछ नहीं, बस यही होता है, फीस्ट होती है और डांस करते हैं। जहान ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारी तरह से हमारी शादी हो गई? ईवो ने कहा, शादी तो कब की हो गई थी, ये तो बस जश्न था। अच्छा, ठीक है। जहान ने कहा, तो अगर ये सब हो गया हो तो क्यों ना हम अपने कमरे में चले? ईवो ने जहान की तरफ देखकर एक हल्की सी स्मोक करते हुए कहा, क्यों? जहान ने कहा, क्योंकि सभी लोगों को आराम भी करना है। तुमने सभी को सुबह से इतना भगा कर रखा है, इतना परेशान करके रखा है, तो अब सब खत्म हो गया है, तो क्यों ना आराम करें? ठीक है, ईवो ने स्माइल करते हुए कहा और वो सबको वहाँ से बाय बाय करता हुआ जहान का हाथ पकड़कर उसे उसके चैम्बर में लेकर चला गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।